अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। आज हम कह सकते हैं थोड़ी डल बिहेवियर देखा गया इन्वेस्टर्स की जानिब से। काफ़ी हद तक उन्होंने क्लैरिटी जो है वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे क्लैरिटी हो, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी डल पार्टिसिपेशन आज के दिन देखी गई। साथ साथ अगर बात की जाए पूरे दिन की एक्टिविटी की, तो आप अगर पूरा एक फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी फ्लक्चुएशन की तरफ विटनेस करती हुई हमें दिखाई दी। आज के दिन भी हमने देखा मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ी नेगेटिव साइड पे या एक सेलिंग प्रेशर भी विटनेस किया गया और फाइनली मार्केट के अंदर 300 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। साथ साथ आज अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करना ज़रूरी समझते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का टर्की विजिट, जिसमें उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और साथ साथ हम कह सकते हैं टर्की और पाकिस्तान एक फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। कल भी हमने कोशिश की थी टर्की के हवाले से बिजनेस पॉइंट आउट करें कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो वहाँ पे जारी हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये बायलैटरल रिलेशनशिप। साथ साथ आज अगर हम बात करें तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब कल चैम्बर से खिताब कर रहे थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि टर्की के साथ जो बिजनेसेस हैं उसको $5 बिलियन तक वो पहुंचाना चाहते हैं इन कमिंग 2 ईयर्स। तो क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या मेयर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आज हम बात करेंगे। साथ साथ अगर बात की जाए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, यू हैव सीन दैट कि आज के दिन मार्केट का बिहेवियर थोड़ा डल देखा जाता है। 4 दिन मार्केट अच्छी जाती है, उसके बाद बुल रन के बाद वापस हम देखते हैं कि एक फ्लक्चुएशन, एक नेगेटिव परफॉर्मेंस है। तो रीजंस क्या है? एक्चुअली रीजंस ये हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगी तभी हम कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगी, तमाम पार्टीज़ का एक ही एजेंडा होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एजेंडा एक ही होता है तो फिर सारी प्रायोरिटीज़ भी एक ही हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रायोरिटीज़ एक होंगी तो स्टेट का ही बेनिफिट होगा। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है, रिजर्व्स कैसे जा रहे हैं, रिजर्व्स के नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, वो भी एक अच्छी न्यूज़ है। साथ साथ अगर एफबीआर के टारगेट्स देखें तो वो कुछ जो है वो थोड़े से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्या न्यूज़ है, इकोनॉमिक क्रॉनिकल्स क्या क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे, और साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब की वो ट्वीट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने कुछ जो है वो अहम बातें की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अल्ताफ, आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, खुशामदीद कहते हैं। उस्मान शौकत साहब को, प्रेसिडेंट हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन के, ईओ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एंड ओवर कॉल स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है नादिर कबूल साहब ने। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यूथ विंग के, फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं। ही इज़ ज्वाइनिंग फ्रॉम अस कराची। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं सुहेल अल्ताफ साहब से पूछना चाहूँगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो क्या क्या रीजंस हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे क्यों नहीं जाया जाता, और अब जो कि काम हो रहा है तो वो कौन सा काम हो रहा है? मैं इनसे पूछती हूँ। सुहेल साहब प्लीज़ ये ज़रा हाईलाइट कीजिए, और ये भी बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में जो ऑफ़र की थी बेसिकली, वो क्या ऑफ़र थी? देखें, बिजनेस कम्युनिटी क्या चाहती है? कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी। और जब कोई ब्रेक आ जाए इस कॉन्टीन्यूटी में तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दिस हैज़ बीन ए प्रॉब्लम। पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम रहा है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती। चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसी चेंज्ड, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो रुक जाते हैं, किसी सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। सो इन्वेस्टर जो है, लोकल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, दे वांट कि वो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उनके साथ कमिटमेंट है या जो पॉलिसी उनको दी गई है वो कंटिन्यू रहेगी। नाउ प्राइम मिनिस्टर लास्ट इवनिंग वो जब टर्किश बिजनेसमैन से बात कर रहे थे तो ही हैड टू से सॉरी टू सम ऑफ द इन्वेस्टर्स बिकॉज उनकी जो वाला जी वो जो डिसकंटिन्यू हुआ, राइट। तो उसको आप देख के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, कुछ जो है वो अमाउंट अब रिलीज भी कर दिया गया है 50 बिलियन के करीब। जी वो चाइनीज के लिए किया है, चाइनीज के लिए किया है। और ये प्रॉब्लम था, वो टर्किश जो काम कर रहे थे लाहौर में भी और दूसरी जगहों पे भी, और दे हैड टू वाइंड अप एंड गो बैक।
تو یہ کوئی اچھا میسج پھر نہیں جاتا. پھر ایک دفعہ کانفیڈنس فارن انویسٹر کا شیٹر ہو جائے تو اس کو ری بلڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. نا کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ ہو؟ پاکستان کی اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس میں سارے کنسرن شو کر رہے ہیں, سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اکانومی کو ٹھیک کرنا شوڈ بی دا ٹاپ پرائیورٹی. الیکشن بعد میں ہو جائیں گے, پہلے اکانومی کو ٹھیک کیا جائے. تو اگر اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو وی ہیو ٹیکن اے انیشیٹو. وی آر گوئنگ ٹو کال آل پولیٹیکل پارٹیز ایٹ پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. 17 کا ہمارا ٹینٹیٹیولی پروگرام ہے. وی آر گوئنگ ٹو رائٹ ٹو آل دا ہیڈز آف پولیٹیکل پارٹیز کہ آپ آئیں, کم از کم اس بارے میں تو طے ہو جائے کہ جو اکنامک پالیسی ایک گورنمنٹ دے رہی ہے وہ کنٹینیو ہوگی, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے, دا ہول نیشن از لوکنگ ٹورڈس دس کہ ہمارے جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے, جو ایشوز ہیں ان کو مل بیٹھ کے طے کیا جائے. پالیسیز بھی ایسی جس کے اندر سب اسٹیک ہولڈر, سب تمام بزنس مین اور تمام بزنس کمیونٹی کا ٹیک ہو, ساتھ ساتھ ان کی رائے شامل ہو, ان کی کیا کیا جو ہے وہ ریزنز ہیں, کیا کیا انسینٹیوز ریکوائرڈ ہیں, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد پالیسی بنے تو ہی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. پلیز شوکت صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اب جب کہ سہیل صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے چیزیں کافی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب آپٹمسٹک ہیں, اب چاہتے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو. اب ساری پارٹیز ایک پیج پہ نظر ہی آتی ہیں آپ کے سامنے اگر ہم بات کریں سوائے ایک پارٹی کے. کیا سمجھتے ہیں آپ اکانومی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کلیئرٹی اور کتنا ضروری ہے یہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کولیشن؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں دس از دا نیڈ آف دی آور. آئی بلیو دیٹ رائٹ ناؤ سب سے زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری ایک چارٹر آف اکانومی کی ہے. جیسے سہیل الطاف صاحب نے کہا کہ بزنس مین نیڈس کنٹینیوٹی, ہمیں ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے. وی نیڈ ٹو نو کہ آج جو ایک پالیسیز انسینٹیوائز کرتی ہیں ایک انڈسٹری کو وہ کل تبدیل نہیں کر دی جائیں گی. لہٰذا اس چیز کو بزنس کانفیڈنس کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت انسٹل کرنا اکانومی میں بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں ہماری امیڈیٹ ریکوائرمنٹس ہیں آئی بلیو جو چارٹر آف اکانومی میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سمپل $65 بلین کی اراؤنڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں, $25 بلین کی ہماری ایکسپورٹ, $40 بلین کا ایک ہول ہے, ہیوج گیپ. یہ کبھی جو ہم کہتے ہیں جی کشکول IMF چلا جاتا ہے, کبھی سعودی چلا جاتا ہے, کبھی چائنا چلا جاتا ہے. یو نیڈ ٹو فل دیٹ گیپ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک یہ 40 بلین نہیں آپ فل کریں گے اپنی انڈیجنس سورسز سے تو یہ پرابلم رہے گی. یہ پرابلم کو جب آپ نے ڈیفائن کر لیا تو ہاؤ ول دیٹ بی ڈن؟ دیٹ کین بی ڈن تھرو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ایز ویل ایز ایکسپورٹ انہانسمنٹ. آئی بلیو اس وقت سب سے بڑی ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈکلیئر این ایمرجنسی آن ایکسپورٹس کہ 65 بلین تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے بائیلیٹرل ٹریڈ کی 5 بلین کی بات کی, یہی قطرہ قطرہ دریا بن کے آپ کا 65 تک پہنچے گا. بٹ اس ایکسپورٹ ایمرجنسی کے لیے کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وچ آئی بلیو آل آف اس نیڈ ٹو امیڈیٹلی گیٹ ٹوگیدر, آل دا پولیٹیکل پارٹیز, آل دا اسٹیک ہولڈرز. انڈسٹریلائزیشن, آپ اگر دنیا کے ممالک کو دیکھیں, جرمنی, US, جاپان, جنہوں نے ترقی کی, انڈسٹریلائزیشن از دا اونلی وے دے موو فارورڈ. راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی بات کی سہیل الطاف صاحب نے, ہمارا انیشیٹو تھا رنگ روڈ جو راولپنڈی کی بن رہی تھی, اس پہ ہم بارہا یہ کہتے تھے کہ جی انڈسٹریل پارکس کو بنایا جائے اور سستے انڈسٹریل پلاٹس پرووائڈ کیے جائیں. جب تک انڈسٹریلسٹ کو ایک سستی انڈسٹریل لینڈ نہیں ملے گا وہ کہاں سے فیکٹری لگائے گا؟ انڈسٹریل لینڈ از ایکسپینسو ان پاکستان. میں اسپیشل اکانومک زونز کی طرف بھی جاؤں گی لیکن میں نادر قبول صاحب سے جو ہے وہ انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. نادر قبول صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ بتائیے پلیز کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے, کولیشن تو دکھتا ہے تمام پارٹیز جو ہے وہ ایک پیج پہ دکھائی دے رہی ہیں, سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بھلا ہو, پاکستان کی ہی آگے بڑھے, پاکستان کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو, ڈیمانڈز جو ہیں وہ لوکلی ڈیمانڈز کو لوکلی فلفل کیا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ نادر صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے یہ وقت اب سوچنے کے لیے؟ Natasha, first of all, thank you for having me on the show. دیکھیں چارٹر آف اکانومی تو ہم لوگوں نے 4 سال پہلے پہلی دفعہ ہم نے پرپوز کیا تھا, اس وقت جب PTI کی حکومت تھی. فرق یہ کہ اس وقت PTI حکومت میں تھی اور اب ہم حکومت میں, مگر بات ہوئی ہے کہ چارٹر آف اکانومی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان بیکاز اب دیکھیں ایوری بڈی از ریئلائزڈ
internationally that Pakistan जितना ज़रूरी पाकिस्तान के लिए military strength है उतना economic stability भी है, because Pakistan has a population of more than 220 million people, and unless we are economically stable, we cannot survive in such a global challenging times. उसके लिए अभी भी आई एम श्योर तमाम जो पार्टीज हैं एक्सेप्ट फॉर पीटीआई वो सेम पेज पे है कि हमने स्ट्रॉन्ग एंड टफ डिसीजंस हमने लेने हैं, ताकि जिस तरह हमारे एस्टीम जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी लोकल जो आपका क्लाइमेट है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अनफॉर्चुनेटली पिछले महीने 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कराची में, कराची बीइंग द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शायद थोड़े डरेंगे. मगर होपफुली विल रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड आवर लोकल बिजनेस पर्सनस. मैं भी कराची में रहता हूँ. कराची के जो एस्टीम्ड बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेसमैन हैं पुराने, जो हमारे स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं, उसके अलावा बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो सब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं एंड अपनी कंप्लीट सपोर्ट ऑफर भी करते हैं हुकूमत को, और वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक क्लाइमेट पाकिस्तान का ऐसा हो कि उनको भी फायदा मिले, मुल्क को भी फायदा मिले और एक आम आदमी को भी फायदा मिले. और इसी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दोनों सेम पेज पे हैं, एक ही टेबल पे बैठे हैं टर्किश लीडरशिप के साथ. और बहुत अच्छा एक मूव था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि उन्होंने अपोलोजाइज किया माजी की मिस्टेक्स के लिए और लैक ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, और इंश्योर किया कि आने वाले 3 साल में ही वुड लाइक टू सी $5 billion trade between Turkey and Pakistan, which is a very good message that goes out to Turkish businessmen and investors, because Turkish businessmen also are looking for ventures इंटरनेशनली. वो भी अपने पैसे बाहर लगाना चाहते हैं और वो देखते हैं कि जो भी मुल्क उनको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न देगा. उसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल रहे, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी रुपी इतनी कमज़ोर होती है कि बाय द टाइम they do business and they want to take the money back to their parent country or their home country, वो हमारी रुपीज इतना डिवैल्यू हो जाता है कि जब वो डॉलर में वापस एक्सचेंज करते हैं तो जो प्रॉफिट वो बनाते हैं वो तो एक्सचेंज रेट में ही उनका लॉसेस हो जाता है. तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है. एक और हुकूमत ने लिया है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स को कटे, अनफॉर्चुनेटली मिसयूज का किया जा रहा था पिछले दिनों एयरपोर्ट्स पे के लोग अपने प्राइवेट क्वांटिटीज के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए चीजें ला रहे थे, तो वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया. बट वो भी हमने रेक्टिफाई कर लिया एंड हमने डायरेक्ट किया तमाम अथॉरिटीज को कि किसी इंडिविजुअल को तंग नहीं किया जाए. ये वो मेजर्स हैं जो बेसिकली अनडिटेक्टेड खेपिया जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में ले आते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो हमारी वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिप्लीट होती जा रही थी. तो उसको थोड़ा कंट्रोल नादिर साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है. मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने इंपोर्ट की अगर बैन की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है. इनफैक्ट बैन होने के बाद भी अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर्स भी ईरान एंड अफगानिस्तान एंड अदर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ मार्केट के अंदर आ जाती है. तो इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चाहिए. राइट, प्लीज़. बिल्कुल आप सही फरमा रही है. मैं एक्चुअली आई डिड अ वर्कशॉप विद द पाकिस्तान आर्मी एंड दे टुक मी टू बोथ द बॉर्डर्स दैट वी शेयर विद अफगानिस्तान एंड द बॉर्डर दैट वी शेयर विद ईरान एज वेल. तो अभी पूरा तकरीबन फेंसिंग हो गई है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है वहाँ पे स्मगलिंग. बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से जो लोकल बलोच पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी, क्योंकि बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल तुर्बत एंड इवन ग्वादर, वहाँ पे कराची से या इवन क्वेटा से सामान पहुंचाने में ज्यादा मुश्किलात फेस होते हैं बनिस्बत के ईरान से लाया जाए. तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई थिंक लोकल्स के लिए दी है स्मॉल क्वांटिटीज के लिए, बट ओवरऑल जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एंड इतनी ज्यादा स्मगलिंग नहीं हो रही जितनी पहले होती थी. स्पेशली फ्यूल बहुत ज्यादा स्मगल होता था ईरान से, बिकॉज ईरान में आपको पता है फ्यूल बहुत ज्यादा सस्ता है. तो मे बी इन द फ्यूचर पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लुक इनटू दिस to import fuel from Iran, because वहाँ से आपको पता है cost of transportation भी कम होगी और वहाँ पे fuel है भी बहुत सस्ता. but obviously वहाँ पे दूसरी और issues हैं कि अमेरिका नाराज हो जाता है या सऊदी अरेबिया नाराज होता है. but we'll have to work something out, because import of oil is our biggest
burden on our foreign exchange reserves. राइट चलें जी सुहेल साहब बताइए ना कमोडिटी के अगर प्राइस देखी जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक मैटर है वो है ऑयल प्राइसेस और ऑयल की जो डिमांड है वो पाकिस्तान में मौजूद है कोई और रिजर्व्स की बात की जाए या हमारी डिस्कवरीज की बात की जाए तो वो तो सिर्फ ना के बराबर है उसे आप उसकी बेस पे आप नहीं कर सकते कुछ भी वो आपको इम्पोर्ट करना ही करना है तो इसके बारे में भी बताइए कि ऑयल की जो एक स्पेकुलेशन है या फिर ये जो एक इंपोर्ट वगैरह का इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि कुछ अदर कंट्रीज़ के बॉर्डर्स से भी आ जाता है तो ये एक्टिविटीज़ अभी भी होती हैं क्या एंड नंबर 2 इज़ दैट कि अब जब इन्होंने फेंसिंग की बात की है तो डॉक्यूमेंटेशन भी तो ज़रूरी है ना हमारे पास तो हर चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है आफ्टर बैन जी देखें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंपोर्ट पे ज़्यादा कर्ब्स लगाते हैं तो वो इनकरेज करता है स्मगलिंग को तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पॉलिसिंग योर बॉर्डर्स उनको कंट्रोल करने की भी बड़ी ज़रूरत है कि अगर स्मगलिंग प्रमोट होनी शुरू हो जाए बिकॉज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है प्राइस डिफरेंस और वो इंसेंटिव स्मगलर के लिए होता है टू गेट द थिंग्स इन स्मगलिंग को काफ़ी कंट्रोल किया आर्मी ऑल्सो प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट तो आई थिंक इसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड प्रिसाइजली सारे जो लिस्ट है उसको भी रीविजिट करने की ज़रूरत है जो प्रोन टू स्मगलिंग आइटम्स हैं वो कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करके एंड वी हैव टू उसको देखने की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और वहाँ कल जो बात की है एक्चुअली इकोनॉमी को आप चलाने के लिए ना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्राइम मिनिस्टर ने कल ऑटो इंडस्ट्री की बात की है और ऑटो इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि वेंडर इंडस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट कर सकती है यानी पार्ट्स इधर बने एंड दे कैन बी यूज्ड बोथ यहाँ लोकली एंड बाय टर्किश असेंबलर्स तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और इस आइडिया पे पहले तो हमें ये काम करने की ज़रूरत है कि वी हैव डिफरेंट असेंबलर्स उनको दे हैव टू जॉइन हैंड्स एंड वो डिसाइड कर लें कि कौन सा पार्ट जो है वो एक असेंबलर जो है वो अगर आइडेंटिफाई करता है कि ये पार्ट मैं बनाऊंगा तो वो सारे असेंबलर्स वो पार्ट यूज़ करें दैट वे वो फीजिबल हो जाएगा वो पार्ट इधर बनना शुरू हो जाएगा दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग और उन्होंने अपनी डिलीशन जो है वो 99% पे इसी वजह से लेके गए हैं कि उन्होंने इंसेंटिव्स दिए अपने ही असेंबलर्स को ना अगर टर्की के साथ हमारा इस किस्म का अरेंजमेंट होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हमने एनकरेज करना है सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ही जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फिर आपने ऑयल की इम्पोर्ट की बात की आई थिंक उसको हम कैसे कर्टेल कर सकते हैं उसको हम प्राइसेस आर गोइंग अप और हमने देखें हालांकि प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं बट मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया पॉजिटिवली इसलिए रिएक्ट किया कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए शायद इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि हम उसको प्राइसेस को बढ़ाते सो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाने की ज़रूरत है और वो भी प्राइम मिनिस्टर टुक ए वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन उन्होंने वो सेल टैक्स जो है वो उस पर ख़त्म किया है इसी तरह हमें डिफरेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है फिर हमारा सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है अपने रेवेन्यूज़ हमने बढ़ाने हैं राइट वो रेवेन्यूज़ हम कैसे बढ़ाएंगे यानी 3 मिलियन सर पास्ट में हमने देखा कि एफबीआर पे ज़्यादा जोर दिया गया कि आप अपने टारगेट्स मीट करें साथ साथ हमें रेमिटेंसेस से भी एक क्वेश्चन मिलता रहा तो उसके ऊपर भी प्लीज़ बताइए जी देखें पहले तो रेवेन्यू देखें ना आप 3 मिलियन अगर टैक्स पेयर है आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल अच्छा अब एफबीआर को टारगेट क्या मिलता है उसको रेवेन्यू का टारगेट मिलता है ये टारगेट उनको मिलना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड न्यू टैक्स पेयर्स टैक्स बेस बढ़ानी है टैक्स बेस को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स और इनका मैंने जैसे आपको कहा ना टारगेट इस एक टैक्स ऑफिसर का टारगेट ये नहीं होना चाहिए
کہ اس نے اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے, اس کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے 1000 نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں. دس از ہاؤ نمبر آف ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ بڑھیں گے. اور ابھی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں انہی کو اسکویز کیا جاتا ہے اور انہی کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. بالکل صحیح پوائنٹ ٹیکن سہیل صاحب. عثمان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے سہیل صاحب نے کہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ٹیکس نیٹ انکریز کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکس پیئرز کی تعداد پہ ہی فوکس کرنا ہے. لیکن اگر ٹارگیٹس کی طرح دیا جائے کہ آپ کو ہر سال اتنے ٹیکس پیئرز بڑھانے ہیں 1000 اور واٹ ایور, ہر جو ہے وہ ٹیکس افسر کو یہ ٹارگیٹ دیا جائے, تو آپ نہیں سمجھتے پھر وہی بزنس کمیونٹی بولے گی کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں بار بار تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں ایک ون ونڈو آپریشن ہو, ایک بار پوچھا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیٹس اٹ, پھر پورے سال ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہمیں جو بولیں گے ہم نکال کے دے دیں. کیونکہ کتنے انویسٹرز, کتنے بزنس مین ایسے ہوتے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بار بار ہر مہینے 5 سال کے ریکارڈ, 4 سال کے ریکارڈ نہ بولا جائے, ایک بار کہا جائے. تو یہ بھی ممکن ہے؟ جی بالکل بالکل ممکن ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں ایک ٹیکس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک انکلوسو ٹیکس کلچر بنانے کی, رادر دین کوئرسو ٹیکس کلچر. ہمارا یہ انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کی, یہ ایک تھوڑا سا کوئرسو کلچر ہے جو سہیل الطاف صاحب نے بھی بات کی کہ جو بیس ابھی ہے ہماری اسی کو سکویز کیا جائے. الٹیمیٹلی اس سے لیش بیک آتا ہے. براڈننگ آف دا ٹیکس بیس کے کئی فوائد ہیں اور ظاہر ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں, لیکن آئی بلیو آڈٹ اور ان چیزوں سے آپ کو ایک ہی دفعہ اپنے ٹیکس پیئر کو گزارنا چاہیے, بٹ آئی بلیو ٹیکس مراد دینی چاہیے. فار ایگزامپل اف یو آر اے ہائی ٹیکس پیئر, آپ اگر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو یو گیٹ انسینٹیوز. فار ایگزامپل یو گیٹ پرائرٹی ان سرٹن پلیسز, آپ کو ایون ایئرپورٹس پہ پرائرٹی دی جاتی ہے. ہائی ٹیکس پیئر کارڈز دیے جاتے ہیں آپ کو. ایک ٹیکس کلچر کو انکریج کیا جاتا ہے وہاں پہ. ایون ایٹ پبلک پلیسز یو آر ریکگنائزڈ. ہم اپنے اور ڈگنیٹریز کو لوگوں کو کرتے ہیں, بٹ ٹیکس پیئر آپ کا ایک ڈگنیٹری ہے. آئی بلیو دے شوڈ بی ریکگنائزڈ ایٹ دی ہائیسٹ لیول. جیسے گولڈ کارڈ, پلیٹینم کارڈز ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہ ٹیکس پیئر کا بھی کارڈ ہونا چاہیے. ٹیکس پیئر کارڈز ہوتے ہیں اور باہر ان کو باقاعدہ اس پہ انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. دے فیل پراؤڈ کہ وی آر ون آف دی لارجسٹ ٹیکس پیئرز, ہینس وی آر گیٹنگ دس. ان کو بلایا جائے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, ان کو بلایا جائے پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہم اوروں کو بلاتے ہیں, بٹ دے آر دا پیپل ہو رننگ یور اکانومی. تو یہ تب ممکن ہے جب آپ ایک انکلوسو ٹیکس سسٹم بنائیں گے, لوگوں کو انکریج کریں گے. اینڈ آئی بلیو دیکھیں اگین 35% کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہونا, 17% جی ایس ٹی ہونا, آئی بلیو ان میں بھی کریکشن کی ضرورت ہے. آپ جی ایس ٹی کو ادر ٹیکسز کو تھوڑا سا ریزنیبل لائیں گے تو آپ کا ریٹیل سیکٹر, ادر سیکٹرز جو ہم بلیو کرتے ہیں ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, دے ول بی مور انکلائنڈ ٹو کم. ایک فکس ٹیکس رجیم کی بات ہوئی تھی ایک زمانے میں, اس کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے. لاٹ آف میجرز. فکس ٹیکس رجیم کی بات کی ہے آپ نے, تو کیا اس میں کوئی کیٹیگریز کیٹیگوریکلی ہم ڈیوائڈ کر دیں گے اے بی سی میں, جس طریقے سے اے کلاس ہے تو اس سے یہ کیٹیگری ہے اور اس سے اتنا ٹیکس لینا ہے, اور اگر وہ بہت ہی کوئی چھوٹی سی ٹک شاپ ہے تو اس سے کوئی پر منتھ 1000 یا 2000 اس ٹائپ کا فکس ٹیکس رجیم میں چلا جائے؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا آپ پی او ایس, پوائنٹ آف سیل سسٹم, جو ایف بی آر شاپس کو کہتا ہے کہ آپ لگائیے. فرینکلی اسپیکنگ کتنی اس وقت ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ آپ پی او ایس دیکھتی ہیں؟ بڑی شاپس پہ آپ کو چھوٹے کریانہ اسٹور, چھوٹے میڈیکل اسٹور, چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ نہیں نظر آتا, بٹ وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. تو اگر ایک بار کر دی جائے کیٹیگری اے بی سی کہ ٹھیک ہے, پیپل ہو ہیو اے پی او ایس سسٹم, وہ تو ایز پر دیئر ایکچوئل سیلز ٹیکس دیں گے, بٹ جن کے پاس نہیں ہے ان کو رادن کہنا کہ آپ پی او ایس پہ آ جائیں اور آپ یہ چیز لگائیں, وچ اگین از اے ہنڈرنس ڈیو ٹو انویسٹمنٹ اینڈ آل. آپ ان کی ایک کیپ کر دیں گے, یار اگر آپ اس لیول کی شاپ ہیں تو ہم آپ سے ایک فکس لیٹ سے ایکس اماؤنٹ آف ٹیکس لیا کریں گے منتھلی بیسس پہ. اگین انکلوسو ان کے ساتھ ایک مشاورت کے ساتھ. جیسا ایف ٹی او آفس ہے ماشاءاللہ, سہیل الطاف صاحب از آلسو بین اپوائنٹڈ ایز دی چیف ایڈوائزر. یہ ایک بہت اچھا رول کیا ایف ٹی او نے. ایف ٹی او نے نا انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کو حصہ بنایا اپنا, تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکے. تو سم تھنگ کیٹیگرائزیشن, capping of the taxes across categories will definitely help. وہ سیکٹرز جو کچھ بھی نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں something is better than nothing, ان سے آپ کچھ تو کیپ کر کے ٹیکس لے سکتے ہیں. one of the pillar of generating revenue. جی exactly. تو what do you think revenue اور کیسے کیسے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ First of all, جس طرح میں going back to again my point, industrialization of the export incentives and pushing of the export industry, that's the need of the hour. ہمیں immediately اپنی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے سب وہ 2% of تقریباً 4% of this year's GDP بن رہا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. آپ کو میں مثال دوں, فارما سیکٹر, وی پارٹ آف دا فارماسیوٹیکل سیکٹر. ہماری فارما سیکٹر میں اس وقت ایکسپورٹ از لیس دین $200 million, اور اس میں بہت ہیوج روم ہے ہمارے پاس. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ 25 بلین ہے.
India alone does $25 billion in pharmaceutical export. हमारी textile is the only industry जिसको मराद दी गई है. Unfortunately उसको एक export और हमारी मेडिसिन काफी स्ट्रांग है, मतलब एक 10 रुपए की गोली भी काम कर देती है, दवाई अच्छी very robust प्रोडक्ट्स है, very robust pharma industry. हम export करते हैं to 54 countries और India $25 billion की अगर pharma export करता है, why are we only doing 200 million? इस पे गवर्नमेंट टैक्स भी अर्न कर सकती है. Only what we need to do is कि टेक्सटाइल से थोड़ा बियॉन्ड सोचें. हम टेक्सटाइल्स को पिछले कई सालों से देते रहे हैं, they have done a good job, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मिनरल्स, आपके केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बलूचिस्तान इज ब्लेस्ड. एब्सोल्युटली. मैं एक और बात करूं, हम लोग लास्ट ईयर एक श्रीलंका ट्रेड डेलीगेशन लेके गए, रिलीजियस टूरिज्म की बात हुई. आपको पता पाकिस्तान इज अ हब ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस टूरिज्म. हम लोगों ने इसको आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया. Countries like Thailand, countries like Sri Lanka, they are willing to bring their people here, but we are not working on religious tourism. एक बहुत बड़ी tax revenue है जो हम tourism से collect कर सकते हैं. We need to promote that. We need to promote export incentives to the industry. देखिए export होगी, value creation, wealth creation, export के जरिए ही आप कर सकते हैं. And that is where you will earn taxes as well. लेकिन साथ साथ जो import tax on एक्सपोर्ट गुड्स है, फॉर एग्जांपल हम फार्मा की अगर बात करें तो हमारे रॉ मटेरियल्स पे टैक्स है, लेकिन वो रॉ मटेरियल से हम दवा वियतनाम, कैम्बोडिया, म्यांमार भी भेजते हैं. तो किसी ने बड़ी सही बात की कि एन इनपुट टैक्स ऑन a product that will be exported is actually an export tax in disguise. तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि do not have export taxes in disguise, have rational and reasonable taxes. चलें जी, नादिर साहब प्लीज, आपने सुना उस्मान साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट्स आउट किए हैं. सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को जनरेट करना, साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट पे तवज्जो देना. टूरिज्म जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, एक बुद्धिस्ट कल्चर हमारे पास मौजूद है, उसको भी जैसे काफ़ी अगर हम कहें तो उसको रिकग्नाइज करवाया जा सकता है वर्ल्ड लेवल्स पर, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की तो टूरिज्म इज ऑल्सो अ सेक्टर. अब आप क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसके बारे में भी बताइए. और दूसरा ये कि जो पास्ट में होता आया है ब्लेम गेम की सूरत में, हम डिबेट में नहीं जा रहे लेकिन काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कॉमेंट कीजिए. एब्सोल्युटली नताशा, जो आपके साथ हमारे साथी बैठे हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, बिकॉज इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स बर्डन इज ऑन कराची. आज के भी मैं फिगर्स देख रहा था, कराची अलोन अरबों नहीं खरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ टैक्स जनरेट करता है. And it's the only city जो I think alone generates as much tax as all the rest of Pakistan combined. बल्कि यहाँ पे भी मैंने सुना है कि जोड़िया बाजार alone generates more tax than the whole city of Lahore, but I'll need to reconfirm those numbers. बाकी religious tourism की आप बात कर लें या कोई भी और इंडस्ट्री की बात कर लें, everything is tied to the security situation of the country. बुद्धिस्ट तभी आएंगे जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होगी. उसके अलावा आई थिंक वी शुड आल्सो लुक टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ आईटी एंड आईटी सर्विसेज, बिकॉज पाकिस्तान में आईटी रिलेटेड जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्पेशली आजकल जो अपने खुद स्टार्टअप्स बना रहे हैं और बिजनेसेस बना रहे हैं, तो वी कैन आल्सो इनकरेज देम, सपोर्ट देम. रिलीजियस टूरिज्म की जहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट की आप बात नहीं करें, बलूचिस्तान में हिंदुओं के भी टेम्पल्स हैं, बल्कि एक केव सिटी है जिसका नाम है नानी मंदिर, एंड द लोकल्स लिविंग ओवर देयर क्लेम दैट इट्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड. एंड ये व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर द सेम कंट्री अंडर द ब्रिटिश एंड इवन बिफोर दैट ऑब्वियसली, तो उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज फ्रॉम current day India used to travel to नानी मंदिर just to visit that site. उसके अलावा थरपारकर में भी बहुत सारे इनके हिंदुओं के मंदिर हैं. नॉर्दर्न एरियाज में बुद्धिस्ट टेम्पल्स भरे हुए हैं. जो हमारी टोटल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो तो थी बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट रिलीजन. तो बिल्कुल इसके लिए वही वाली बात कि हम क्या करने जा रहे हैं. इंशाल्लाह हम हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग आर्मी बट नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आर्मी, बाकी भी इदारे हैं, उनसे मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करेंगे. पाकिस्तान का जो वीज़ा का प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करेंगे कि मे बी ऑनलाइन वीज़ा, जिस तरह बहुत सारे आजकल कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ाज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल टर्की एंड कतर एंड इवन नाउ सऊदी अरेबिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इट. राइट नादिर, कल आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने टर्किश पीपल्स को क्या कहा कि टर्किश जो लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो वीज़ास लें, जब वो आ जाएं तो जब डायरेक्ट स्टैंप लगवाएं और आ जाएं. तो ये बड़ा गुड जेस्चर है फॉर बिजनेस, फॉर इकोनॉमी. व्हाट डू यू से दैट? Absolutely, and you know, it's a big move, and this should be expanded to other countries as well. For example, to Oman and the Gulf countries,
उसके अलावा अमेरिका को भी देना चाहिए, बिकॉज आपको पता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा रहता है जो कि शायद पाकिस्तान में वापस आके इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। मगर इंटरेस्टिंगली इनफ अगर कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो अभी इस वक्त अमेरिकन पासपोर्ट लेके बैठा है, तो until and unless he has a NICOP, he still has to get a visa, unfortunately. Because मैं अमेरिका में रहा हूँ, I've actually served as a diplomat in the US. I was there for 4 years. तो बहुत सारे पाकिस्तानी आते थे जो कि एक्चुअली गुजरात से हैं या कराची से हैं। वो मेरे पास आते थे कि नादिर साहब हमें वीज़ा चाहिए पाकिस्तान के। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा उसको वीज़ा लेना पड़ रहा है until unless he has a NICOP, ऑफ कोर्स, वो मगर उसका भी एक प्रोसेस है। तो यू नो दीज डॉक्यूमेंटेशंस शुड बी मेड मच सिंपलर। अभी आई थिंक रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि ऑनलाइन आप अपना NICOP बनवा सकते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं। उन ग्लिचेस को हमने एक्सटर्मिनेट करना पड़ेगा, इनके जो इश्यूज हैं उनको एलिविएट करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकरेजिंग एक एटमोसफियर बनाए फॉर टूरिस्ट, फॉर बिजनेसमैन, फॉर एनीवन हु वांट्स टू विजिट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं, खुदा ना खास्ता, कि कोई आके यहाँ पे इलीगली इमिग्रेट कर देगा। जैसे यूरोपियन ममालिक तो इसलिए सख्तियाँ करते हैं कि उनको डर होता है कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री से कोई शख्स इलीगल इमिग्रेशन कर ले वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम हमें ओबियसली इंश्योर करना है कि कोई टेररिस्ट नहीं आ जाए यहाँ पे, खुदा ना खास्ता। जैसे अभिनंदन पकड़ा गया था उस तरह के और अभिनंदन नहीं आ जाए यहाँ पे जाली पासपोर्ट बनवा के। तो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। ओवरऑल जो क्लाइमेट मुल्क का अगर बेहतर होगा, स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट में, होपफुली इमरान खान समवन विल नॉक सेंस इनटू हिम, कि जिस तरह ये सड़कों पे बार बार निकल आ भी रहा है और मजीद थ्रेट भी कर रहा है कि मैं दोबारा आऊंगा जून के महीने में, तो होपफुली उसको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा या कोई समझा देगा उसको कि यू शुड एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली, एंड इफ यू डू वांट टू कम बैक इनटू पावर यू हैव टू रिलाई ऑन वोट। एंड अगर पब्लिक आपको चाहती है वापस लाने में तो आप आ जाए, वरना चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि इट्स द नीड ऑफ द आवर। ऑल द पार्टीज शुड अग्री दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में रहेगा। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद डिटेरिएट करती है तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो, मगर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान की अपनी सालमियत को थ्रेट्स है। अगर हम लोग अपने लोन्स पे डिफॉल्ट कर जाते हैं और श्रीलंका जैसा हमारा हालत हो जाता है, तो फिर कोई भी पाकिस्तान का तरफ नहीं आएगा फॉरेन इन्वेस्टर हो, और बल्कि जो लोकल बिजनेस मैन भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टर्की जैसे ममालिक, स्पेन जैसे ममालिक, कनाडा जैसे ममालिक, दे आर इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, बल्कि अपना पासपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप it ranges from few $100,000 to $1 million or $2 million. Even London, I think मैंने सुना है कि £1 million अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आपको यूके की भी 4 या 5 साल में जाके नेशनलिटी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, एक शख्स अगर यहाँ पे टेक्सटाइल मिल ओनर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ा, और उसको फ्यूचर का पता नहीं है कि उसके बच्चों की फ्यूचर सेफ रहेगी, तो वो प्रॉब्ली अपने पैसे निकाल के इंग्लैंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। एंड अनफॉर्चुनेटली आई नो सम पीपल लाइक दैट हु chose to take their money elsewhere rather than remaining in Pakistan. ये सारे इश्यूज हैं जो हमने मिलकर सॉल्व करने। एंड वन इनकरेजिंग थिंग इज दैट इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टीज हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पार्टीज। सारी पार्टियों ने 3-4 दफा सर्व किया है, एंड दे आर मैच्योर पीपल, अनलाइक इमरान खान टीम जो कि खुद ही पाकिस्तान के लिए खड्डा खोदते थे, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की अजीब व गरीब बातें करते थे। जैसे इमरान खान की अब कुछ बातें पता चल रही हैं कि वो टर्की में जाता था तो वो मलेशिया की बुराई करता था, मलेशिया जाता था सऊदी अरब की बुराई करता था, सऊदी अरब जाता था तो किसी और मुल्क की बुराई। इस चीज़ से पाकिस्तान की इज्जत कम हुई है दुनिया की नज़रों में। पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा इनमैच्योर और इररिस्पॉन्सिबल नज़र आई है। मगर अभी जो इस वक्त लीडरशिप है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे बिलावल साहब हो, दे आर वेरी sensible people. They know how to conduct themselves internationally. They know how to attract foreigners and instill confidence in them. राइट चले जी, नादिर मैं सुहेल साहब से पूछना चाहूँगी। सुहेल साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन नादिर ने तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया और ब्रीफली बताया भी कि चीज़ें कहाँ कहाँ जो है वो मिसमैनेज हो रही हैं। आप समझते हैं ये जो एक धरना कल्चर या एक प्रोटेस्ट की जो एक आबो हवा बनाई जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ये हालात ऑलरेडी इतने फ्रेजाइल, इतने सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर ये कुछ सेंसिबल डिसीजन है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर लेना या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बैड मैसेज देना? देखें, प्रोटेस्ट का भी एक तरीका होता है। जो दुनिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पीसफुल
protest وہ ہر ایک کا رائٹ ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ کریٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے انوائرمنٹ ویئر بائی جو بزنسز رک جائیں یا کوئی کام جو ہیں وہ لوگ آفیسز نہ جا سکیں, یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا. تو آئی تھنک آر پولیٹیکل ایلیٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ بیٹھ کے معاملات جو ہیں ان کو طے کیا جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انویسٹر جو ہے از لائک اے برڈ, وہ ہی وڈ فلائی ٹو سیف ہیونس, جہاں اس کی لائف اینڈ پراپرٹی اینڈ انویسٹمنٹ جو ہے اس کی سیکورٹی ہو. تو جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ انویسٹر کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے, تو یو آر ان ٹو مارکیٹ پاکستان. تو پاکستان کو مارکیٹ کرنا ہے تو آپ کو اچھی پالیسیز دینی ہے, اچھی انوائرمنٹ دینی ہے, آپ کو کانفیڈنس دینا ہے. تو امیج, پاکستان کا امیج امپروو کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسپیشلی گورنمنٹ کی بھی ہے اور اپوزیشن کی بھی ہے. اور اپوزیشن کو کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو آئی تھنک ایوری بڈی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر پاکستان ہے, پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کرنے کے موقع جو ہیں آپ کو ملتے رہیں گے, بٹ پہلے تو اپنے ملک کو بہتر کیا جائے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے, ہم آج اگر میرا ایک پارٹنر ہے اور میرے بینکر کو یہ پتہ چلے کہ میری اور میرے پارٹنر کی آپس میں لڑائی ہے, تو وہ ٹرمز کس کی مانی جائیں گی؟ بینکر کی. تو اف ہی نوز کہ یہ دونوں پارٹنر جو ہیں یہ اکٹھے ہیں, تو پھر جو وہ ہم اپنی ٹرمز منوا سکتے ہیں. ابھی دس از واٹ از ہیپننگ. آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا کہ کس سے ڈیل کرنا ہے, ایک کی پرائرٹی کچھ اور ہے, دوسرے کی کچھ اور ہے. تو اب شوڈ اٹ بی کہ پاکستانی بن کے ہم ان سے نیگوشیٹ کریں اور پاکستانیوں کے لیے جو بہتر پیکج ہے وہ لیا جائے. تو آئی تھنک اس وقت لوگوں کی بھی خواہش ہے, پیپل وانٹ کہ یہ جس قسم کا ایک ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے, اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, ہمیں اپنی لینگویج بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مارکیٹ کے اندر دیکھیں, مجھے ایک بات پہ بہت اچھا لگا جب بلاول بھٹو نے امریکہ میں یہ کہا, یو ایس میں کہا کہ جو رشیا کا وزٹ تھا پرائم منسٹر عمران کا وہ ٹھیک تھا. I mean, یہ اس قسم کا کلچر ہمیں چاہیے. ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری وی ہیو ٹو, ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی تھنک ہم یہ چاہیں گے کہ